प्रिय विद्यार्थियों, प्राचीन भारतीय इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत। आज मैं आपको बताने रही हूँ दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में। और हमारे जो सिलेबस में 4 दक्षिण भारतीय राजवंशों के इतिहास को शामिल किया गया है, जिसमें राजपूत वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश और पल्लव वंश के नाम उल्लेखनीय हैं। और दक्षिण भारत के इन राजवंशों में पल्लव वंश ने कांची पर शासन किया। इन सभी राजवंशों की प्रशासनिक स्थिति क्या रही, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिति क्या थी या उनका स्वरूप कैसा था, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पल्लव वंश जो कि कांची में शासन कर रहा था, और इस वंश के शासक अर्काट, मद्रास, त्रिचनापल्ली तथा तंजौर के आधुनिक जिलों पर राज्य करते थे। उत्तरी भारत के शिलालेख में सबसे पहले जिस पल्लव राजा का उल्लेख मिलता है वह कांची का विष्णुगुप्त था, जो समुद्रगुप्त का समकालीन था। सिंह विष्णु जो है प्रमुख उल्लेखनीय शासक हुआ, और इस वंश का ऐतिहासिक जो संस्थापक व्यक्ति है या शासक है वह सिंह विष्णु को माना जाता है, जिसने 550 ईस्वी से लेकर 30 वर्षों तक शासन किया। उसने कावेरी तक के संपूर्ण प्रदेश को जीत लिया और अवनी सिंह उपाधि धारण की। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। उसके बाद उसका पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम राजा बना। वह एक विजेता और योग्य शासक था। इसी समय कर्नाटक और महाराष्ट्र में चालुक्यों की शक्ति बढ़ रही थी, और ऐसी स्थिति में उसका चालुक्य राजा पुलकेशिन से युद्ध हुआ और आंध्र प्रदेश का भाग पल्लवों के हाथ से निकलकर चालुक्यों के हाथ में चला गया। किंतु द्रविड़ प्रदेश में यानी दक्षिण में पल्लवों की शक्ति मजबूत बनी रही और उसने चोल राजाओं को अपने दबाव में रखा। महेंद्र वर्मन पहले जैन धर्म का अनुयायी था, किंतु बाद में उसने शैव धर्म को अपना लिया था। उसके समय में चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने की कला की शुरुआत हुई और उसे इस कला का प्रवर्तक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि चट्टानों को काटकर मंदिर निर्माण की कला किस शासक के समय में विकसित हुई, तो आपका उत्तर होगा महेंद्र वर्मन प्रथम। वह स्वयं एक अच्छा लेखक भी था और उसने मत विलास प्रहसन नामक एक ग्रंथ लिखा था। कृष्णा नदी के दक्षिण के छोटे छोटे राज्यों को हराकर उसने अपने साम्राज्य को विस्तृत किया। उसका उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन द्वितीय था। नरसिंह वर्मन प्रथम था, जिसने लगभग 620 ईस्वी से 668 ईस्वी तक राज्य किया। उसने चालुक्य राजधानी बादामी पर आक्रमण किया और इस युद्ध में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय लड़ता हुआ मारा गया। और इस विजय के उपलक्ष्य में उसने वातापी कोण उपाधि धारण की, क्योंकि वातापी के चालुक्य राजा को उसने हराया था, तो वातापी कोण की उपाधि उसके द्वारा धारण की गई। उसकी एक और उपाधि महामल्ल थी, और उसने महामल्लपुरम, जो बाद में महाबलीपुरम के नाम से जाना गया, नामक एक नगर भी बसाया था। और उसके समय में चीनी यात्री युआन चांग यानी हेनसांग भारत आया था। उसकी कांची की यात्रा भी उसने की, और उसने लिखा है कि यह देश द्रविड़ देश कहलाता है और इसकी राजधानी कांचीपुरम है। नरसिंह वर्मन के बाद उसका उत्तराधिकारी परमेश्वर वर्मन बना, जो कि उसका पुत्र था। और उसके समय में चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम ने उसके राज्य पर आक्रमण किया, किंतु चालुक्य सेना उसके द्वारा पराजित हुई। वह शैव धर्म का उपासक था और उसने कई मंदिर बनाए। उसने नरसिंह वर्मन द्वितीय उसके बाद उत्तराधिकारी बना और उसके समय में शांति बनी रही राज्य में, और उसने अनेक मंदिर बनवाए, जिनमें कांची का कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम का मंदिर प्रसिद्ध है। महाकवि दंडी, जो दश कुमार चरित्र का रचयिता था, वह उसका दरबारी कवि था। उसने चीन के साथ भी राजनीतिक संबंधों की स्थापना की और वहां अपना दूत भेजा। और लंबे समय तक शासन करने के बाद पांड्य शासकों तथा राष्ट्रकूटों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा ने धीरे धीरे पल्लव शक्ति को समाप्त कर दिया और पल्लव शासक सामंतों की स्थिति में आ गए। और लगभग 8वीं शताब्दी के बाद 859 ईस्वी में यानी 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक आते आते पल्लवों की शक्ति का पतन होने लगा था। अब हम बात करेंगे कि पल्लव काल में प्रशासनिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिति क्या थी। तो जैसा कि मैंने अभी बताया विद्यार्थियों कि पल्लवों ने दक्षिण भारत में लंबे समय तक शासन किया, और इस लंबे शासनकाल में दक्षिण में कला और साहित्य का बहुत विकास हुआ।
उन्होंने सुंदर शासन व्यवस्था स्थापित की। इस काल में कांची शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। सबसे पहले हम बात करें प्रशासनिक स्थिति की, तो पल्लव राज्य में शासक जो है, शासन का सर्वोच्च व्यक्ति था। शासन की सुविधा के लिए कई विभाग थे जिनमें मंत्री हुआ करते थे। राज्य प्रांतों में बटा हुआ था जिन पर राष्ट्रिक नियुक्त होते थे। गांव का मुखिया ग्राम भोजक कहलाता था। प्रांत के बाद कोट्टम, नाडु और ग्राम शासन की अन्य इकाइयाँ थीं। प्रांतों के ऊपर प्राय राजवंशशाही का ही कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाता था अथवा उसे किसी सामंत के अधीन कर दिया जाता था। कोट्टम का अधिकारी, कोट्टम जो आधुनिक जिले के समान होता था, कोट्टम का अधिकारी देशांतिक और ग्राम का अधिकारी बपित्र कहलाता था। जलाशयों की देखभाल करने वाले अधिकारी को तीर्थिक कहा जाता था। ग्राम सभा अपने यहाँ की न्याय व्यवस्था और सार्वजनिक हित के कार्यों की देखभाल करती थी, यानी जो स्थानीय कार्य है वो ग्राम सभा के जिम्मे होते थे। गांव से कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी को मंडवी कहा जाता था। राज्य शिक्षा का उचित प्रबंध करता था और ब्राह्मण तथा शिक्षक राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त करते थे, यानी उन्हें शिक्षा देने के बदले वेतन दिया जाता था। अब हम बात करें शिक्षा और साहित्य के विकास की, तो संस्कृत पल्लवों की राजभाषा थी और पल्लवों के अधिकांश जो लेख है विद्यार्थियों वे संस्कृत भाषा में ही हैं। इस समय कांची शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ दूर दूर से विद्यार्थी अध्ययन हेतु आते थे। पल्लव नरेश विद्वानों का आदर करते थे और उन्हें आर्थिक सहायता भी देते थे। किराता अर्जुनीय के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में दश कुमार चरित्र के रचयिता दंडी रहा करते थे। महेंद्र वर्मन स्वयं एक अच्छा लेखक था और उसने 2 ग्रंथों की रचना की थी। उसके समय में तमिल भाषा का विकास भी हुआ और महेंद्र वर्मन ने पुद्दुकोटा में कुडी मियामिले में एक संगीत संबंधी अभिलेख भी खुदवाया है। इसके बाद हम बात करते हैं पल्लव काल में कला के विकास के बारे में। तो भारतीय कला के इतिहास में पल्लव काल का विशेष महत्व है। उन्होंने एक स्वतंत्र कला शैली को जन्म दिया। पल्लव नरेशों ने कई मंदिरों का निर्माण करवाया जिनमें से कई आज भी विद्यमान हैं। महेंद्र वर्मन ने ठोस चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने की एक नई शैली चलाई जो पल्लव शैली के नाम से प्रसिद्ध है। ठोस चट्टानों से काटकर बनाए गए इन भवनों को रथ कहते हैं। मामल्लपुरम में 5 पांडव भाइयों के नाम के ऊपर तथा द्रौपदी के नाम के ऊपर रथ मिलते हैं, जैसे धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ, द्रौपदी रथ इत्यादि। चट्टानों में काटकर बनाई गई गुफाएं भी मिलती हैं। पल्लवकालीन मंदिरों में सजावट की अधिकता है। मंदिर में बने खंभे सुंदर और सुडौल है। नरसिंह वर्मन के समय का बना कांची का कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम का शोर मंदिर पल्लव मंदिर निर्माण कला के सुंदर उदाहरणों में से हैं। गुरुसे नामक कला समीक्षक ने पल्लवों की स्थापत्य कला के विषय में कहा है कि प्रारंभ से ही उन्होंने एक स्वतंत्र स्थापत्य शैली में भवनों का निर्माण किया जो सभी दक्षिण भारतीय शैलियों का आधार बनी। वहीं कला मर्मज्ञ प्रसी ब्राउन ने भी अपनी पुस्तक इंडियन आर्किटेक्चर में लिखा है कि जिन सभी शक्तियों ने मिलकर दक्षिण भारत के इतिहास का निर्माण किया है उनमें से किसी ने भी इस शैली के स्थापत्य को उतना प्रभावित नहीं किया है जितना कि पल्लवों ने, जिनके द्वारा निर्मित भवनों ने द्रविड़ शैली को आधार प्रदान किया। इसके बाद मैं बताना चाहूँगी आपको पल्लव काल में प्रचलित धार्मिक जो स्वरूप है या धर्म का जो स्वरूप है, धार्मिक जो पद्धतियाँ हैं वो किस प्रकार की थी। तो इस काल में शैव और वैष्णव धर्म जो है प्रधान थे। अधिकांश पल्लव शासक इन्हीं धर्मों के अनुयायी थे। कुछ शासकों ने शैव धर्म को अपनाया और कुछ शासकों ने विष्णु या वैष्णव धर्म को अपनाया। इस काल में कई सुधारवादी शैव संतों ने अपनी रचनाओं से शैव साहित्य को समृद्ध भी बनाया। सुंदर मूर्ति तथा अप्पर इस काल के प्रसिद्ध शैव संत थे। महेंद्र वर्मन पहले जैन धर्म का अनुयायी था किंतु संत अप्पर के प्रभाव में वह शैव मत का अनुयायी हो गया। तिरुज्ञान सबंदर एक अन्य शैव संत थे जिन्होंने शैव धर्म का प्रचार किया। आलवार वैष्णव संतों ने वैष्णव धर्म का प्रचार किया। उन्होंने भक्ति पर बल दिया। तिरुमंगई आलवार इस काल के प्रसिद्ध वैष्णव संत थे। प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य का जन्म इसी काल में हुआ। उन्होंने
वेदांत का प्रचार किया और अद्वैत सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने देश के 4 भागों में 4 मठों की स्थापना की, जो इस प्रकार हैं: मैसूर में श्रृंगेरी मठ, गुजरात में द्वारका मठ, उड़ीसा में पुरी मठ और हिमालय में बद्रीनाथ का मठ। ये मठ आज भी विद्यमान हैं और इनके मठाधीश शंकराचार्य कहलाते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थी हम देखते हैं कि पल्लव काल में कला, धर्म और साहित्य का बहुत विकास हुआ और जो पल्लव शासक हैं उन्होंने दक्षिण भारत में लंबे समय तक शासन किया और साथ ही उनके समय में प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप भी काफ़ी अच्छा रहा। इसके बाद हम जो अन्य वंश हैं, दक्षिण के राजकुल हैं, जिनमें राष्ट्रकूट और चोल और चालुक्य प्रमुख हैं, इनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।